Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So welcome back to Biology by नेहा बिनवाल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ नॉस्टॉक। ठीक है, नॉस्टॉक की लाइफ साइकिल, उसका थैलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें किन किन तरीकों का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वो सभी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियोस डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और मैं अपने चैनल पे वीडियोस लेके आती हूँ रिलेटेड टू बायोलॉजी। तो आप नीट के स्टूडेंट हैं, 11th-12th के स्टूडेंट हैं, नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, लाइफ साइंसेज से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बॉटनी से रिलेटेड स्पेशली, तो ये चैनल आप लोगों के लिए ही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो हम बात कर लेते हैं नॉस्टॉक को। नॉस्टॉक एक प्रिमिटिव एल्गी है, ठीक है। साइनोफाइसी के ये मेंबर्स होते हैं। आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फिलामेंटस जो उनका ट्राइकोम होता है वो फिलामेंट की तरह हमें देखने को मिलता है और बीच बीच में हमें उनमें हेट्रोसिस्ट की प्रेजेंस भी देखने को मिलती है। अभी हम आगे देखेंगे हेट्रोसिस्ट क्या होता है। ये वेजिटेटिव सेल्स हैं, बीच बीच में हमें हेट्रोसिस्ट देखने को मिल रहे हैं। ये काइनेट्स देखने को मिल रहा है। काइनेट्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ठीक हो गया। अभी आपको इतना समझना है इस स्लाइड से। नॉस्टॉक का जो ट्राइकोम होता है वो फिलामेंटस इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव सेल्स के बीच बीच में हमें हेट्रोसिस्ट की प्रेजेंस भी देखने को मिलती है एंड हेट्रोसिस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो सिस्टमेटिक पोजीशन अगर नॉस्टॉक तो इट बिलोंग्स टू क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर नॉस्टोकेल्स, फैमिली नॉस्टोकेसी। अक्रेंस की बात कर लेते हैं। अक्रेंस मतलब कहाँ कहाँ हमें नॉस्टॉक की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। तो नॉस्टॉक अकर्स इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेगा और टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स यानी कि टेरिस्ट्रियल जगह पे थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर देखने को मिलता है तो वहाँ पे हमें नॉस्टॉक की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। और जो फ्रेश वाटर स्पीसीज होती है पर्टिकुलरली, ये क्या होती है, क्या करती है, मैक्रोस्कोपिक कॉलोनीज बनाती है ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। अगर बरसातों में आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको नॉस्टॉक बॉल्स देखने को मिलेंगी। ये ठीक है, इस तरीके से क्या देखने को मिलेगी आपको? नॉस्टॉक बॉल्स देखने को मिलेगी। थोड़ा सा अगर अच्छे से झुक करके देखेंगे तो वहाँ पे हमें नॉस्टॉक बॉल्स की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। तो इनको हम बोलते हैं नॉस्टॉक बॉल्स। ठीक है, तो ये मैक्रोस्कोपिक कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है। ये आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी बॉल्स टाइप, ये ये सब नॉस्टॉक बॉल्स हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ईच कॉलोनी इज बाउंडेड एक्सटर्नली बाय अ पेलिकल लाइक मेम्ब्रेन। हर एक कॉलोनी एक पेलिकल लाइक मेम्ब्रेन से बाउंड रहती है। अब हम बात करते हैं नॉस्टॉक की जो कुछ कुछ स्पीसीज होती है वो एंडोफिटिक भी होती है। एंडोफिटिक का मतलब क्या हो गया? एंडो का मतलब हो गया इनसाइड, किसी चीज के अंदर रहने वाला। फिटिक मतलब प्लांट्स। अब यानी कि प्लांट्स के अंदर भी रहती है नॉस्टॉक की कुछ कुछ स्पीसीज, तो उन्हें हम बोलेंगे क्या? सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अदर प्लांट्स। तो नॉस्टॉक की कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन करती है विद अदर प्लांट्स। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया? जहां पे दोनों प्लांट्स को क्या हो रहा है, दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, दोनों ऑर्गेनिज्म को वहां पे क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं अब कौन सी स्पीसीज हमें देखने को मिलेगी। तो जैसे नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी। नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी कहाँ हमें देखने को मिलती है? इन द कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस। साइकस की दो टाइप की रूट्स होती हैं, एक होती है नॉर्मल, एक होती है एपोजियोट्रॉपिकल और कोरोलॉइड रूट। तो कोरोलॉइड रूट्स में हमें क्या देखने को मिलता है? किसकी प्रेजेंस देखने को मिलेगी? नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड। ठीक है, कोरोलॉइड रूट्स में हमें नॉस्टॉक की कौन सी स्पीसीज देखने को मिलती है? नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी। नेक्स्ट हमें नॉस्टॉक की प्रेजेंस कहाँ देखने को मिल सकती है? एंथोसेरॉस के थैलस में। एंथोसेरॉस क्या है आपका? ब्रायोफाइट है, हॉर्नवर्ट है पर्टिकुलरली। ठीक है, नॉस्टॉक क्या है आपका? हॉर्नवर्ट है। ठीक है, ब्रायोफाइट में। तो एंथोसेरॉस में हमें क्या किसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है? नॉस्टॉक स्फेरिकम की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। और नॉस्टॉक कॉलेमेला की प्रेजेंस हमें कहाँ देखने को मिलती है? लाइकेंस के साथ। लाइकन में क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। तो एल्गी की में अगर नॉस्टॉक की स्पीसीज प्रेजेंट है तो ज़्यादातर वहाँ पे नॉस्टॉक कॉलेमेला का की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सम स्पीसीज ऑफ नॉस्टॉक आर ग्रोन इन राइस फील्ड्स ऑल्सो। ठीक है, कुछ स्पीसीज नॉस्टॉक की राइस की फील्ड्स में ग्रो करवाई जाती हैं।
क्यों करवाई जाती हैं? दे हैव द कैपेबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। ठीक है, क्यों कैपेबिलिटी होती है नॉस्टॉक के पास, कैसे फिक्स करते हैं वो? उनके अंदर क्या प्रेजेंस होता है? हेट्रोसिस्ट। क्या प्रेजेंट होता है? क्यों कर पाते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स? क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? हेट्रोसिस्ट की प्रेजेंस होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी हेट्रोसिस्ट कैसे आपको देखने को मिलेगा। हेट्रोसिस्ट की प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन को क्या कर पाते हैं? फिक्स कर पाते हैं। दस हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ऑलराइट, देखो अब हम देखते हैं थैलस स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर अगर हम देखें, थैलस स्ट्रक्चर मतलब अगर जब हम माइक्रोस्कोप में लगाएंगे स्लाइड को, ठीक है, नॉस्टॉक की कॉलोनी हमने ली, उसको हमने स्लाइड में देखा, तो किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो जो इसको हम क्या बोलते हैं, जो फिलामेंट लाइक, जैसे आप मेरे मार्कर को देखिए, जो ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक, इसको हम बोलेंगे ट्राइकोम। ये एक ट्राइकोम है, फिर ये दूसरा ट्राइकोम है। ठीक है, तो द ट्राइकोम आर यूनिसेरिएट। यूनिसेरिएट मतलब आपको यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं दिख रही, ये यूनिसेरिएट है, एक है। ठीक है, यूनिसेरिएट सेरिएट यूजुअली ट्विस्टेड इन वेरियस फॉर्म। ट्विस्टेड होगा, ऐसे ये गोल दिख रहा है कहीं पे, ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, तो ट्विस्टेड होगा लेकिन यूनिसेरिएट होगा। Each trichome is enveloped in a gelatinous sheet which is transparent, haline और colored। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप सेकेंड डायग्राम में, ये आपको ब्लू कलर का क्या दिख रहा है? म्यूसिलेजिनियस सीड, जिसको हम जिलेटिनियस सीड भी बोल सकते हैं। तो ये हर एक ट्राइकोम कवर रहता है एक म्यूसिलेजिनियस सीड से, जो होता है ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। ट्रांसपेरेंट होता है तो उसको हम हाईलाइन बोलते हैं। हाईलाइन मतलब कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, या फिर कलर्ड भी हो सकता है। ठीक है, okay, next, the trichome of nostoc is characterized by the presence of heterocyst। ये आ गया इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो ट्राइकोम होता है नॉस्टॉक का, वो करेक्टराइज होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसिस्ट विच आर इंटरकैलरी और टर्मिनल इन पोजीशन। अब आप देख सकते हैं ये जो वेट, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या है? यहाँ पे हेट्रोसिस्ट है। समझ गए बच्चा लोग? ये क्या है आपके? हेट्रोसिस्ट। अब ये हेट्रोसिस्ट जो होते हैं वो इंटरकैलरी भी हो सकते हैं, यानी कि ट्राइकोम के बीचों बीच में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और टर्मिनल भी हो सकते हैं। टर्मिनल मतलब ट्राइकोम के एंड में, ये ठीक है, ऐसे ट्राइकोम के एंड में। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ऐसे, यहाँ पे ट्राइकोम के एंड में प्रेजेंट है तो उनको हम बोलेंगे टर्मिनली, और अगर ट्राइकोम के बीच में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे इंटरकैलरी। समझ गए बच्चा लोग? अब नेक्स्ट हम देखते हैं, द इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट हैव टू पोलर नोड्यूल्स एंड द टर्मिनल वन ओनली हैव बेसल पोलर नोड्यूल्स। ये हेट्रोसिस्ट के अंदर की बात आ गई। अब हम अगर जब हेट्रोसिस्ट के अंदर साइड देखेंगे, हेट्रोसिस्ट को और ब्रीफली पढ़ेंगे, तो वहां पे हमें हेट्रोसिस्ट में दो पोलर नोड्यूल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ठीक है, और जो टर्मिनल वन होता है, द टर्मिनल वंस ओनली हैव बेसल पोलर नोड्यूल। अगर वो टर्मिनल हेट्रोसिस्ट होगा तो उस पे सिर्फ बेसल पोलर नोड्यूल प्रेजेंट होगा। अगर वो इंटरकैलरी होगा तो उसमें दो पोलर नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, किसी और लेक्चर में देखेंगे कि हेट्रोसिस्ट का डिटेल्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपको हेट्रोसिस्ट का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना है तो वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी फिलहाल अगर आपको नॉस्टॉक की लाइफ साइकिल आती है तो आप इतना लिख सकते हैं उस पर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर। द सेल आर स्फेरिकल और राउंडेड एंड एग्जिबिट टिपिकल साइनोफाइसियन सेल स्ट्रक्चर। टिपिकल साइनोफाइसियन सेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? साइनोफाइसी क्यों उनको बोला जाता है? क्योंकि उनमें हेट्रोसिस्ट की प्रेजेंस होती है। साइनोफाइसिन का करेक्टरिस्टिक है ये। ठीक है, द प्रोटोप्लास्ट इज डिफरेंशिएटेड इनटू पेरिफेरल क्रोमोप्लाज्म। जो पेरिफेरी के साइड को साइटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म। ओके, क्यों क्रोमोप्लाज्म बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे क्रोमो मीन्स होता है कलर, कलर्ड वाले पिगमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, एंड द सेंट्रल सेंट्रोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। जो पेरीफेरी की तरफ प्रोटोप्लाज्म रहेगा उसको हम बोलते हैं पेरीफेरल क्रोमोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। एंड जो सेंट्रल की तरफ को प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा उसको हम सेंट्रोप्लाज्म बोल देंगे या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे, क्योंकि ये साइनोफाइसिन है, मतलब साइनोफाइसियन के मेंबर्स हैं, साइनोफाइसियन है, साइनोफाइसी के मेंबर हैं। तो ये क्या है? प्रिमिटिव है, इनमें
प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस और साइटो जो एनवेलप होता है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए सेंट्रोप्लाज्म बोल दो या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दो, बात एक ही है। ऑलराइट, द क्रोमोप्लाज्म हैव पिगमेंट, ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछली लाइन में आपको उसका मतलब समझा दिया। अब अगर आप यही बात जो मैंने ऊपर समझाई इस डायग्राम में देखेंगे तो बी वाला पार्ट आपको क्या दिखा रहा है, हेट्रोसिस्ट की प्रेजेंस दिखा रहा है। अब किस तरीके का हेट्रोसिस्ट हो गया, ये सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, वेजिटेटिव सेल के बीच में प्रेजेंट है, तो इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट। ठीक हो गया, आप समझ गए। नेक्स्ट ये ए वाला पार्ट क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है आपको, जिलेटिनियस सीट दिखा रहा है। मैंने बताया था कि हर एक ट्राइकोम जो होता है आपका वो किससे कवर्ड रहता है, एक म्यूसिलेजिनियस सीट या फिर जिलेटिनियस सीट से कवर्ड रहेगा। तो ये वाला ट्राइकोम आपका किससे कवर्ड है, ए वाला पार्ट आपको क्या दिखा रहा है, मीन्स म्यूसिलेजिनियस सीट की प्रेजेंस दिखा रहा है। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, रिप्रोडक्शन में। नॉस्टॉक का रिप्रोडक्शन में, नॉस्टॉक में रिप्रोडक्शन किस तरीके से देखने को मिलता है भैया, तो नॉस्टॉक रिप्रोड्यूस ओनली वेजिटेटिवली। ठीक है, ये बात आपको इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखनी ही रखनी है। एग्जामिनर पूछ सकता है, वाइवा में पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे कि बताओ भैया नॉस्टॉक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो आपको बोलना है नहीं होता है, हमें बायोलॉजी बाय नेहा बिनवाल ने बताया था, पढ़ाया था। नॉस्टॉक में क्या होता है, सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ओनली। ओके, ठीक है, ये भी आप लोगों को आज नई बात पता चल गई कि नॉस्टॉक रिप्रोड्यूस ओनली बाय वेजिटेटिव मेथड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटली एब्सेंट। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किन किन तरीकों से टेक प्लेस कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन, या आप 8th क्लास से इवन 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोगोनिया में क्या होगा, आप ये वाली स्लाइड देखिएगा, ठीक है, मेरे मार्कर वाला पार्ट देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अच्छा यहाँ पे ये है आपका हॉर्मोगोनिया का एग्जाम्पल। हॉर्मोगोनिया में क्या होता है, सबसे सिंपल है। हॉर्मोगोनिया में क्या होगा आपका, देखो बच्चों, हॉर्मोगोनिया में क्या होगा, ये एक ट्राइकोम था, ठीक है, मान लो ये एक ट्राइकोम था। ओके, अब किसी भी चीज की वजह से ये ट्राइकोम यहाँ से इस तरीके से ऐसे ब्रेक हो गया, ये ट्राइकोम यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हो गया तो ये वाला पार्ट ऊपर आधा अलग एक अपनी कॉलोनी बना लेगा, ये वाला पार्ट अपनी एक अलग कॉलोनी बना लेगा। ठीक है, यहाँ से ये ट्राइकोम ब्रेक हो गया था तो इसने ये अपने आप को फिर अलग से म्यूसिलेजिनियस सीट में कवर कर लिया, तो इसको हम और अपनी कॉलोनी को बढ़ाते जाएगा तो उसको हम बोलते हैं हॉर्मोगोनिया। एक जैसे फ्रेगमेंटेशन का ही एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे क्या होता है हॉर्मोगोनिया में अलग अलग स्टेजेस देखने को मिल सकती है हमें। फ्रेगमेंटेशन में तो ये पार्ट ब्रेक हो गया, वो डेवलप कर जाएगा नया पार्ट में, लेकिन हॉर्मोगोनिया में क्या होता है, जैसे ये फ्रेगमेंट ब्रेक हुआ, ठीक है, ये फ्रेगमेंट ब्रेक हुआ, यहाँ से फ्रेगमेंट ब्रेक हुआ, इसने अपनी म्यूसिलेजिनियस सीड बना ली, ये सेल क्या करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं, रैपिडली आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरीके से डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से सेल का मास बना लेते हैं। एक सेल ऊपर को ऐसे लंबाई में नहीं बढ़ रहा है, देखो आप अगर नॉर्मली ट्राइकोम देखेंगे नॉस्टॉक का, तो मैंने बोला था यूनिसेरिएट होता है, ये इस तरीके से एक 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 दिख रहा है आपको, कोई ब्रांचिंग या यहाँ पे ढेरों सारे सेल्स नहीं देखने को मिले। लेकिन हॉर्मोगोनिया में आपको क्या दिखता है, मास दिखता है। ठीक है, रैपिडली ग्लोइंग जो फॉर्म होती है वो न्यू कॉलोनीज बना लेती है। पेरेंटल कॉलोनी के अंदर ही आपको जो पेरेंटल जेलेटिनियस सीट है उसी के अंदर आपको बहुत सारी न्यू कॉलोनीज देखने को मिलती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोगोनिया। ठीक है, समझ गए आप लोग, ओके वेरी गुड। अब थर्ड है एकाइनेट्स। एकाइनेट्स क्या होता है, एकाइनेट्स का फॉर्मेशन हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलेगा, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, एकाइनेट्स हमेशा कब टेक प्लेस करेंगे, उनका फॉर्मेशन कब होगा, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो जो some cells of the trichome are transformed into resting spores और एकाइनेट्स। अब अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो सेल को तो अपने आप को बचाना है, ठीक है, हमारे पास भी कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं ना, थोड़ा पेशेंस दिखाते हैं, अपनी समझदारी से काम लेते हैं। तो उसी तरीके से फिर कुछ टाइम बाद फेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन चली जाती है, तो उसी तरीके से हम ये तो नहीं करते हैं ना कि हमें नहीं, बिल्कुल हार मान के तो नहीं बैठते हैं, हम कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, हाथ पैर मारते हैं। तो उसी तरीके से एकाइनेट्स में भी क्या होता है, जब सेल के पास अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ट्राइकोम की कुछ सेल्स क्या होती हैं, समझदारी दिखाती हैं,
कुछ सेल क्या करती है, कहती है ठीक है मैं रेस्टिंग स्पोर का तरह काम करूंगी, रेस्टिंग स्पोर की तरह काम करूंगी और एकाइनेट्स का फॉर्मेशन करूंगी, मैं एकाइनेट्स बन जाती हूँ। ठीक है, सेल कुछ सेल बन गई एकाइनेट्स। अब वो क्या करती है, अपनी चारों ओर से उसको अनफेवरेबल कंडीशन से निपटना है भैया, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो वो अपनी चारों ओर से क्या कर लेती हैं, कोट बना लेती है बहुत सारा। ठीक है, अपने दे हैव एडिशनल 3 लेयर कोट आउटसाइड द नॉर्मल सेल। अब नॉर्मल सेल में अगर एक ही कोट था तो वो बहुत सारे 3-4 सेल की लेयर बना लेती है, क्योंकि उसको अनफेवरेबल कंडीशन में रहना है तो उसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो बनाना ही होगा। स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएगी कि अपने चारों ओर से लेयर्स का फॉर्मेशन कर देती है। डेवलपमेंट ऑफ एकाइनेट्स नॉर्मली टेक प्लेस इन मेच्योर कॉलोनी। अब जो सबसे मेच्योर होगा वही इस तरीके का काम करेगा ना कि चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं कदम बढ़ाता हूँ अपनी कॉलोनी, अपने सेल्स को बचाने के लिए, वही कर सकता है। तो मेच्योर कॉलोनी में ही टेक प्लेस करेगा। इट इज ऑलवेज द वेजिटेटिव सेल adjacent to the heterocyst which is the first to metamorphose into echinates। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, यहाँ से वाला यहाँ तक हमेशा ये आपको ध्यान में रखना है। इट इज ऑलवेज लिखा है द वेजिटेटिव सेल एडजेसेंट टू दी हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट के जस्ट बगल वाली जो वेजिटेटिव सेल होगी वही सेल सबसे पहले मेटामॉर्फ हो जाएगी इनटू एकाइनेट्स। जैसे आप यहाँ पे हेट्रोसिस्ट की प्रेजेंस देख रहे हैं, ये हेट्रोसिस्ट है, इसके जस्ट एडजेसेंट वाली सेल्स वो क्या करेंगी, एकाइनेट्स का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक हो गया, ओके, ये भी समझ गए आप। नेक्स्ट बाय, अब देखते हैं हम हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट की तरह कैसे हम एल्गी का रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि हेट्रोसिस्ट का काम जो होता है वो किस में होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है। अभी तो मैम आपने बताया कि हेट्रोसिस्ट का काम नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन में कैसे हेट्रोसिस्ट हेल्प कर रहा है ये तो बताओ हमें जरा। तो ये इंटरेस्टिंग है नाउ स्टॉक में कि ये वाला पार्ट देखो अब आप, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो नॉस्टॉक में हेट्रोसिस्ट क्या होता है, ये आपको हेट्रोसिस्ट दिख रहा है, ओके, आपको हेट्रोसिस्ट दिख रहा है। तो जब कुछ कंडीशंस ऐसी आती है जहाँ पे हेट्रोसिस्ट से रिप्रोडक्शन होना होता है, तो वहां पे क्या होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन और जब या रिप्रोडक्शन हम बोल सकते हैं, तो नॉस्टॉक में जो हेट्रोसिस्ट वाली सेल होती है, हेट्रोसिस्ट होता है, वो डिवाइड करता है। ठीक है, उसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा। ठीक है, डिवाइड करेगा, एक सेल से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 सेल बनेंगी, इस तरीके से अंदर अंदर सेल्स बढ़ते जाएंगे। अब अंदर सेल बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, हेट्रोसिस्ट वाली वॉल पे प्रेशर पड़ रहा है, तो ये क्या होगा, वॉल ब्रेक हो जाएगी, जो हेट्रोसिस्ट की वॉल थी वो ब्रेक हो जाएगी और न्यू ट्राइकोम की या न्यू कॉलोनी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये ब्रोकन वॉल ऑफ हेट्रोसिस्ट है, हेट्रोसिस्ट की वॉल ब्रेक हो गई और न्यू ट्राइकोम का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो हेट्रोसिस्ट से भी हमें रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, ओके, क्या इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी बताओ मैम। हेट्रोसिस्ट में हमें फोटो सिस्टम जो 2 होता है आपका, वो क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। हेट्रोसिस्ट में क्या होता है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो कंडीशन होती है वहां पे हमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन एब्सेंट होना चाहिए, कंडीशन ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बहुत ही कम होनी चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए ऑक्सीजन। तो फोटो सिस्टम 2 नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, फोटो सिस्टम 2 नहीं होगा तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी नहीं होगा, वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। H2 4H+ में जो आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं 4H+ में, प्लस O2 का प्रोडक्शन होता है ना, यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है फोटो सिस्टम सेकेंड में। तो जब फोटो सिस्टम सेकेंड एब्सेंट है, हेट्रोसिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है, तो वहां पे ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो नाइट्रोजन इजीली फिक्स हो जाएगा। यही रीजन है कि वहां पे हेट्रोसिस्ट में फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट होता है। ये आपको मैंने एक एडिशनल नॉलेज दे दी हेट्रोसिस्ट के बारे में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखो भैया क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते और अब तो मुझे
आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो। बच्चों, अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा ठीक है मैं और वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनको थोड़ी हेल्प करो। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच अगेन।